गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को अपने YouTube चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं बीके सिंह। आज आप लोगों को क्रैश कोर्स का चौथा भाग जो क्लास 10 के लिए है, इसमें केमिस्ट्री का आज चौथा भाग शुरू करूंगा। तो ये चैप्टर 1 का केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें चैप्टर 1 आज कंप्लीट कर दूंगा। तो पिछला वीडियो में मैंने बताया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बाद आगे जो भी टॉपिक बचा हुआ है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताया था, तो अब हम इससे आगे का टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण संक्षारण कॉडिशन, कॉडिशन यानी संक्षारण। संक्षारण का मतलब मुख्यतः होता है हानि होना, धातुओं का हानि होना। तो धातु का हानि कैसे होगा? उस पर जंग लग करके। तो इसकी परिभाषा होती है कि जब किसी धातु को नम वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर हल्के भूरे रंग का एक परत जमा हो जाता है, जिसे जंग कहते हैं। जब यह जंग धातु से अलग हो जाता है तो धातु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। यह घटना धातुओं का संक्षारण कहते हैं। कंप्लीट फिर से समझिए। जब किसी धातु को नम वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं, नम वायु कहने का मतलब हुआ नमी युक्त वायु, उसमें ऑक्सीजन भी हो और जल भी हो, यानी O2 भी हो और H2O भी हो। तो यह धातु जो है या अभिक्रिया करके मान लेता है Fe3O4 इंटू XH2O। इसी को कहा जाता है रस्ट यानी जंग कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे कि जंग लगने से धातुओं के वजन में वृद्धि होती है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि धातु में जब जंग लग जाए तो उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो धातुओं में जब जंग लगता है तो उसके वजन में वृद्धि हो जाती है, लेकिन जब धातुओं से जंग अलग हो जाता है तो वह कमजोर हो जाता है, वह पतला हो जाता है, उसकी गुणवत्ता कम जाती है, तो धातु का वजन फिर घट जाएगा। तो फिर समझ गए धातुओं का संक्षारण किसे कहते हैं। तो धातुओं को ऑक्सीजन और जल यानी इसको नम वायु कहते हैं, नमी युक्त वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर हल्के भूरे रंग का परत जम जाता है, जिसे जंग कहते हैं। जब यह जंग धातुओं से अलग हो जाता है तो धातुओं की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, जिसे धातुओं का संक्षारण कहते हैं। समझ गए होंगे। तो देखिए धातुओं के संक्षारण के कारण, धातुओं के संक्षारण के कारण, धातुओं के संक्षारण के कारण क्या कारण है? जो धातुओं में जंग लगता है तो पहला कारण है वायु में अशुद्धियां, वायु में अशुद्धियां। यदि वायु में अशुद्धियां हैं, वायु में अशुद्धियां यानी कहने का मतलब वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें हैं, तो और इस गैस के संपर्क में कोई धातु आता है तो धातुओं में संक्षारण होगा, यानी धातुओं में जंग आसानी से लग जाएगा। आप देखेंगे कि किचन रूम में जो भी धातुएं होती है उसमें जंग आसानी से लग जाता है, जल्दी लग जाता है। अब देखिए दूसरा है क्रियाशील, धातुओं की क्रियाशीलता।
धातुओं की क्रियाशीलता, यानी जो धातु अधिक क्रियाशील होगा उसमें अधिक जंग लगेगा। यानी आप देखेंगे लोहा, लोहा की क्रियाशीलता तांबा से अधिक है, तांबा की क्रियाशीलता चांदी से, चांदी की क्रियाशीलता सोना से। इस प्रकार जो धातुओं की ये क्रियाशीलता है, तो सबसे अधिक जो है किसमें, लोहा में जंग लगेगा, उससे कम तांबा में, उससे कम सोना चांदी में, उसके बाद सोना, सोनार में जंग लगता ही नहीं है। इसीलिए सोना, चांदी, प्लेटिनम, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब धातुओं को कहा जाता है अक्रिय धातु। अक्रिय धातु यानी ये धातु जो होते हैं वह किसी अन्य धातु के साथ रिएक्ट या इस पर वायु, अम्ल, क्षार इत्यादि का प्रभाव कम पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसीलिए इस धातु को अक्रिय धातु कहते हैं। अब देखिए ये तो दूसरा क्या है कारण, धातुओं की क्रियाशीलता। धातु में जितना अधिक क्रियाशीलता होगी उसमें जंग उतना ही अधिक लगेगा। नंबर तीसरा कारण है धातुओं के सतह का रुखरापन। धातुओं के सतह का रुखरापन, यानी धातुओं में, यानी रुखरा धातु जो होता है उसमें जंग आसानी से लगता है, और चिकनी सतह वाला धातु जो होता है उसमें जंग आसानी से नहीं लगता है। और चौथा है धातुओं में अशुद्धि। धातुओं में अशुद्धियां, यानी यदि धातु में अशुद्धियां ज्यादा है तो उसमें जंग ज्यादा लगेगा, और शुद्ध धातु में जंग नहीं लगता है। अब देखिए ये है, एक और कारण है समुद्री जल की उपस्थिति। ये समुद्री जल की उपस्थिति यानी ये होता है मैरीन वाटर होता है जिसमें लवण होते हैं, और ये लवण जो होते हैं धातुओं का अधिक संक्षारण करता है, तो ये कारण है धातुओं में जंग लगने का। तो चलिए अब हम धातुओं संक्षारण पढ़ लिए, संक्षारण के कारण पढ़ लिए, अब इसका बचाव पढ़ेंगे, यानी धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो चलिए इसको आप, ये मेन टॉपिक है, इसको आप उतारिए। चलिए अब हम बताते हैं आप लोगों को धातुओं के संक्षारण से बचाव। धातुओं को संक्षारण से बचाव। तो धातु को संक्षारण से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं वो हम जानते हैं, और आप लोगों के घर में भी प्रयोग होता है। यानी धातुओं से बनी वस्तुओं को कैसे बचाते हैं ताकि उस पर जंग न लगे। तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, पेंट करके, रंग पेंट चढ़ाकर, यानी धातुओं को रंग देते हैं या पेंट चढ़ा देते हैं, जिससे धातु और वायु का संपर्क टूट जाता है और धातुओं में जंग नहीं लगता। आप देखेंगे घर में जितने भी वस्तुएं होती हैं लोहे की या कोई धातु का, उस पर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। ज्यों ही पेंट उखड़ना शुरू होता है उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, धातुओं को पेंट कर देते हैं, रंग पेंट चढ़ा देते हैं। नंबर दूसरा, धातुओं को तेल, मोबिल, ग्रीस लगाकर, धातुओं को तेल, मोबिल, ग्रीस लगा देते हैं,
जिससे उसके ऊपर तेल का, मोबिल का या ग्रीस का एक लेयर चढ़ जाता है और उसका संपर्क ऑक्सीजन और धातु के बीच टूट जाता है। यानी ये परत का काम करता है जिससे धातुओं में जंग नहीं लगता है। नंबर तीसरा, धातुओं को जस्तीकरण करके, जस्तीकरण क्या होता है? धातुओं के ऊपर जस्ते का लेप चढ़ा देना, जस्तीकरण। इसको ग्लैवनाइजेशन भी कहा जाता है। ग्लैवनाइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं। आपको गैल्वेनीकरण भी पूछा जाता है, तो गैल्वेनीकरण का हिंदी होता है जस्तीकरण। आप लोग याद रखेंगे ये क्या होता है कि जस्ता का लिक्विड होता है, लेप होता है, उसमें धातु को क्या करते हैं, उसमें डुबा देते हैं, डुबा के निकाल देते हैं, तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, धातु का एक लेयर चढ़ जाता है। किसका? जस्ता का। और नीचे धातु क्या होता है, सुरक्षित रह जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। चलिए अगला है, चौथा है मिश्र धातु में बदलकर धातुओं को मिश्र धातु में बदल कर। मिश्र धातु क्या होता है? जब दो या दो से अधिक धातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो एक नए किस्म वाली धातु बनती है जो मिला हुआ होता है, इसी को मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु जैसे है पीतल है, कांसा है, ड्यूरेलिमीन है, तो ये सब सोल्डर है, ये सब जो है सो मिश्र धातु है। इसमें जंग आसानी से नहीं लगती है, इसका संक्षारण नहीं हो पाता। तो ये धातुओं के संक्षारण से बचाव के विधि है। देखिए कुछ धातु जो होते हैं वह अपना जो है सो क्या करता है कि अपना ही ऑक्साइड को अपने ऊपर चढ़ा लेता है। जैसे एल्युमिनियम को ज्यादा दिन तक छोड़ देते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर खुद उसके ऊपर जम जाता है और भीतर जो है से एल्युमिनियम सुरक्षित रह जाती है। तो ये जो है सो धातुओं को संक्षारण से बचाने का कुछ विधि है, इसे आप लिखिए। अब हम आगे की ओर अगला टॉपिक बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आप लोगों का मिश्र धातु। मिश्र धातु, एलॉय इसको बोलते हैं, एलॉय यानी मिश्र धातु किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मिश्र धातु क्या है, किसे कहते हैं? तो मिश्र धातु कहते हैं, परिभाषा आप लोग लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो अन्य किस्म वाली धातु का निर्माण होता है, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। फिर से मिलाएंगे, जब दो या दो से अधिक धातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो अन्य किस्म वाली धातु का निर्माण होता है, इसे मिश्र धातु कहते हैं। इसका मिश्र धातु यानी मिला हुआ धातु नहीं, मिला हुआ धातु, इसमें दो चार धातु होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं पीतल। पीतल जो है यह मिश्र धातु है, पीतल। कांसा, उसके बाद है ड्यूरेलुमीन, उसके बाद है सोल्डर। तो ये सब क्या है? मिश्र धातु है, जो दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर के बनाया जाता है। जब दो धातु को मिला देते हैं तो उसकी गुणवत्ता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, उसमें जंग नहीं लगता, वह मजबूत भी हो जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। अब देखिए मिश्र धातु के गुण जानेंगे। मिश्र धातु के गुण, मिश्र धातु के गुण। तो मिश्र धातु के गुण क्या होता है?
तो पहला, मिश्र धातु की गुणवत्ता उसके अवयवी धातु से अलग होती है, ज्यादा होता है। जैसे मिश्र धातु जो है, एक पीतल देखिए, पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलके बना होता है। तो इसका अवयवी धातु, पीतल का अवयव हो गया तांबा और जिंक, तो इसकी जो गुणवत्ता होगा तांबा और जिंक से अधिक होगा। दूसरा, ये पहला हो गया, इसकी गुणवत्ता अधिक होती है, गुणवत्ता अधिक होती है। दूसरा, यह इसमें जंग नहीं लगता है, इसमें जंग नहीं लगता है। तीसरा, यह कठोर या अधिक कठोर होता है। कठोर तो तांबा भी होता है अकेले, लेकिन यह जो है उसके अधिक कठोर होता है, यह अधिक मजबूत होता है। चौथा, इसकी चालकता कम जाती है, इसकी चालकता अवयवी धातु से कम जाती है। तो ये इसका क्या है, गुण है, समझे। लेकिन यह इसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगा तो आपको पीतल, तांबा और जिंक से अधिक मूल्य में आपको मिलेगा। तो ये हो गया इसका उपयोग। इसका उपयोग क्या होता है, उपयोग होता है, मिश्र धातु का उपयोग आप लोग जानते हैं, बर्तन बनाने में, गाड़ी के पार्ट पुर्जा तैयार करने में, समझे। देखिए, ये जो है ड्यूरेलिंगमुन, इससे हवाई जहाज बनती है, यह क्योंकि यह हल्का होता है। हवाई जहाज बनाने में, यानी इसका ढांचा बनता है, उसका शोल्डर जो होता है रोटी ब्रेड सेकने वाला होता है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद एक नाइक्रोम भी होता है, मिश्र धातु होता है नाइक्रोम, या निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसका उपयोग, इसीलिए इसको हम नाइक्रोम कहते हैं। इसका उपयोग आयरन में, नाइक्रोम का उपयोग जो होता है, नाइक्रोम का उपयोग आयरन में करते हैं। आयरन जो होता है, या हीटर में उसका तार जो होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। तो चलिए अब हम जान लिए मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु के गुण समझ लिए, मिश्र धातु के कुछ एग्जाम्पल भी, पीतल, कांसा, ड्यूरेलिंगमुन, सोल्डर, नाइक्रोम, ये सब क्या है, मिश्र धातु है। इसका उपयोग भी जान लिए। तो चलिए अब इसे उतारिए। अब हम इससे अगला टॉपिक आप लोगों को बताते हैं। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि अगला टॉपिक है फ्लेम, ज्वाला। फ्लेम, इसको ज्वाला बोलते हैं। ज्वाला किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा होती है, ज्वाला वह क्षेत्र है। ज्वाला पढ़ाने से पहले हम आप लोग को दहन पढ़ा देते हैं। ज्वाला बताने से पहले हम आप लोगों को दहन पढ़ा देते हैं। इसको कंबशन कहते हैं। दहन, दहन क्या है? दहन का मतलब होता है जलना। दहन का मतलब जलना। तो दहन की परिभाषा आप लोग लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा और ऊर्जा मुक्त करती है या प्रदान करती है, यह प्रक्रिया दहन कहलाता है। फिर से समझेंगे, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा और ऊर्जा मुक्त करती है, यह प्रक्रिया दहन कहलाता है। या आप दूसरा परिभाषा इसको लिख सकते हैं
कि दहन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा ऊर्जा मुक्त करती है। दहन, दहन का मतलब क्या होता है? जलना। जब कोई पदार्थ को हम जलाते हैं तो दहन कहलाता है। दहन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, यह भी इसका परिभाषा हो सकता है कि दहन क्या है। तो आप लिख सकते हैं दहन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। 3 परिभाषाएं हम आप लोग को बता दिए। दहन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा और ऊर्जा मुक्त करती है। दूसरा, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा ऊर्जा मुक्त करती है तो वह प्रक्रिया दहन कहलाता है। तीसरा, दहन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। हो गया। एक और परिभाषा लिख लीजिए, दहन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। समझे? चलिए 4 परिभाषाएं हम बता दिए, आप लोग कोई तो लिख लिए होंगे। चलिए अब हम जानेंगे कि दहन के प्रकार। दहन के प्रकार यानी देखिए कोयला जलता है, ये कार्बन, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो ये क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश भी थोड़ा मोड़ा निकलता है ना, प्रकाश। तो ये दहन हो गया। कोयले का दहन, लकड़ी का दहन, कागज का दहन, यानी जला दीजिए, खुद जल जाइए, वह भी एक दहन है। नहीं, आदमी को जलना वो दहन नहीं होता है, वह ईर्ष्या होता है। दहन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, दहन के प्रकार यानी सबसे पहले लिखेंगे द्रुत दहन। द्रुत दहन। दूसरा है मंद दहन। मंद दहन। और तीसरा है स्वतः दहन। दहन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, मंद दहन, द्रुत दहन और स्वतः दहन। द्रुत दहन क्या होता है? द्रुत दहन की परिभाषा लिखेंगे आप लोग 1 नंबर। द्रुत दहन का परिभाषा होता है कि जब कोई पदार्थ तेजी से जलकर ऊष्मा ऊर्जा मुक्त करती है तो उसे द्रुत दहन कहते हैं। यहां फिर से समझेंगे कि तेजी से कौन कौन से पदार्थ जलता है। जैसे स्टोव का जलना, बर्नर का जलना, माचिस के तीली का जलना, समझे? एलपीजी का जलना, एकदम तेजी से जलता है ये सब, तो इसे कहते हैं द्रुत दहन। आई बात समझ में? चलिए, ये अब परिभाषा लिख लिए होंगे, एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लीजिए। दूसरा है मंद दहन। जब कोई पदार्थ, इसकी परिभाषा लिखिए, जब कोई पदार्थ धीरे धीरे जलती है उसे मंद दहन कहते हैं। तो मंद दहन का एग्जाम्पल हो गया लोहे में जंग लगना। लोहा में जंग लगना। आप बोलोगे सर इसमें तो ऊष्मा ऊर्जा नहीं निकलती है। बिल्कुल नहीं निकलती है बेटा, लेकिन याद रखेंगे कि दहन जो है एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया भी है। यानी लोहा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वह फेरस ऑक्साइड बनाता है, तो वह भी एक दहन का ही प्रक्रिया है। तो लोहे में जंग लगना क्या है? मंद दहन है। दूसरा श्वसन भी क्या है? एक मंद दहन है। इसमें भी सांस लेते हैं तो नीचे जो है ग्लूकोज का डिकम्पोज होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और उसमें ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, देह में गर्मी आती है, तो वह भी क्या है? एक मंद दहन है। यह सब प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। अब देखिए अगला है स्वतः दहन। स्वतः दहन की परिभाषा लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ बाहर से बिना ऊष्मा दिए ही जल उठती है। फिर से मिलाएंगे, जब कोई पदार्थ बाहर से बिना ऊष्मा दिए ही जल उठती है उसे
स्वतः दहन करते हैं। जैसे फास्फोरस का जलना, फास्फोरस है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख दीजिए तो तुरंत P2O5 बन जाएगा। इसको बाहर से कोई ऊष्मा ऊर्जा नहीं दिया जाता है, इसमें बाहर से कोई ऊष्मा ऊर्जा नहीं दिया गया, तुरंत फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बन जाता है। सोडियम का जलना Na बाहर में रख दीजिए, तुरंत जो है जो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो यार हम तो ये भी बताए ना कि दहन क्या है, एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ये हो गया दहन, ऑक्सीडेशन भी हुआ। तो चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इसका एक और पार्ट है, ये दहन में एक और भाग है विस्फोटक। विस्फोटक यह भी एक दहन ही है। इसकी परिभाषा होती है जब कोई पदार्थ ऊष्मा प्राप्त करके जो है से विशाल ऊर्जा शीघ्र ही उत्पन्न करती है। यानी जब कोई पदार्थ, इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब कोई पदार्थ जलकर थोड़ी समय में विशाल ऊर्जा ऊष्मा मुक्त करती है, उसे विस्फोटक कहते हैं। यानी विस्फोटक का मतलब पटाखे का जलना, पटाखे का जलना, यानी बम बारूद ये सब है, ये सब विस्फोटक है। ये इसमें ऊर्जा बाहर से थोड़ा सा प्राप्त करता है और चंद सेकंड में यह ऊर्जा की अधिक राशि विशाल मात्रा मुक्त करती है, जिसमें कभी कभी जान माल की क्षति भी होती है। तो ये हो गया दहन, दहन के प्रकार पढ़ लिए। अब समझिए कि हम लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम जलाते हैं, वह दहन है। खाना खाते हैं, भोजन पचाते हैं, भोजन पेट में एक तरह से ग्लूकोज जलती है, कोशिकीय ईंधन भी ग्लूकोज को कहते हैं, तो वह उसका भी क्या होता है, दहन होता है। तो दहन के प्रकार हम पढ़ लिए। अब हम आप लोग को पढ़ाते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक का नाम है ज्वाला। चलिए अगला टॉपिक है आपका ज्वाला। इसको अंग्रेजी में फ्लैम बोलते हैं। ज्वाला किसे कहते हैं ये पहले जानेंगे कि ज्वाला को जानेंगे कैसे कि क्या है ज्वाला। तो मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं, बिल्कुल जलाते हैं, दिवाली में जलाते हैं, ऐसे भी जलाते हैं, बिना दिवाली को भी मोमबत्ती जलती है। तो ये है आपका मोमबत्ती, मोमबत्ती बना दिए, इसको कैंडल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ये जलता हुआ कैंडल है, ये जल रही है कैंडल। तो कैंडल में आप उसका निरीक्षण कीजिए, निरीक्षण आप करते हैं तो सबसे अंदर में आप देखेंगे ब्लू कलर, ब्लू, उसके बाद देखेंगे येलो, येलो, उसके ऊपर देखेंगे रेड कलर, देख रहे हैं ये है कैंडल है आपका, समझे, ये मोमबत्ती, समझे। चलिए ये इसका यही भाग जो है सो क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। इसको फ्लेम, फ्लेम कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे वो हम लिखेंगे कि ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई पदार्थ जलकर उस क्षेत्र को गर्म रखती है। फिर से मिलाएंगे, ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई पदार्थ जलकर उस क्षेत्र को गर्म रखती है, इसे ज्वाला कहते हैं। ये आपका ज्वाला है, यही जो जल रहा है इस क्षेत्र को, और इस क्षेत्र को क्या कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, गर्म रख रहा है। तो ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होता है। एक में केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल जोन। ये केंद्रीय मंडल, ये हुआ ब्लू कलर का जो होता है, इसी को कहा जाता है केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल, मंडल, इसको सेंट्रल जोन कहते हैं। और दूसरा है अदैदीप्यमान मंडल, दूसरा है
अदैदीप्यमान मंडल, इसको कहा जाता है नॉन लुमिनस जोन। नॉन लुमिनस जोन, ये हुआ आपका नॉन लुमिनस जोन ऑफ दैदीप्यमान मंडल। और तीसरा है लुमिनस जोन। लुमिनस जोन इसको कहा जाता है दैदीप्यमान मंडल। तीसरा है आपका दैदीप्यमान मंडल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लुमिनस जोन। लुमिनस जोन। तो ज्वाला के कितने भाग होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं सेंट्रल जोन, दूसरा नॉन लुमिनस जोन और तीसरा लुमिनस जोन। चलिए ये आपको डायग्राम में आप देख रहे हैं, आप इसको उतारिए। अब एक एक करके इसका हम स्टडी करते हैं। आप वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए 1 नंबर लिखिए, इसका हम परिभाषा लिखाते हैं। केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल लिख लेंगे, उसमें लिखेंगे कि यह ज्वाला का केंद्रीय भाग होता है। यह ज्वाला का क्या होता है? केंद्रीय भाग होता है, जिससे नीले रंग की प्रकाश निकलती है। इसमें कार्बन का दहन नहीं होता है। यह ज्वाला का सबसे ठंडा क्षेत्र होता है। इसमें माचिस की तीली ले जाने पर वह नहीं जलता है। लिख लिए? वीडियो को रोक करके भी आप लिख सकते हैं। फिर से लिख लीजिए, यह ज्वाला का केंद्रीय भाग होता है, इससे नीले रंग की प्रकाश निकलती है। इसमें कार्बन का दहन नहीं होता है। यह ज्वाला का सबसे ठंडा भाग होता है। इसमें माचिस की तीली ले जाने पर वह नहीं जलता है। कंप्लीट। यानी ये भाग देख रहे हैं, इसमें माचिस की तीली ले जाएंगे तो वह क्या होगा? नहीं जलेगा, क्योंकि यह ठंडा है और इसमें कार्बन का दहन नहीं होता है, इसीलिए इसे नीले रंग का प्रकाश निकलती है। चलिए एक हो गया कंप्लीट। केंद्रीय मंडल समझ गए होंगे। दूसरा है आप लोगों का अदैदीप्यमान मंडल, यानी नॉन लुमिनस जोन। तो ये लिखेंगे, यह ज्वाला का मध्य क्षेत्र होता है। ये मध्य है, बीच वाला। यह ज्वाला का मध्य क्षेत्र होता है, जिससे पीले रंग की प्रकाश निकलती है। इसमें कार्बन का अपूर्ण दहन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में मिलती है। यह ज्वाला का थोड़ा गर्म क्षेत्र होता है, पूरा नहीं, थोड़ा गर्म क्षेत्र होता है। लिख लिए? फिर से मिलाएंगे, यह ज्वाला का मध्य भाग होता है, इससे पीले रंग की प्रकाश निकलती है। इसमें कार्बन का अपूर्ण दहन होता है, पूरा नहीं होता, आधा होता है, इससे पीले रंग की प्रकाश निकलती है। चलिए ये भाग कंप्लीट हो गया। अब तीसरा जानेंगे, दैदीप्यमान मंडल। लिखेंगे, यह ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, इससे लाल रंग की प्रकाश निकलती है। इसमें कार्बन का पूर्ण दहन होता है, अतः यह सबसे गर्म क्षेत्र होता है। समझ गए? समझ गए होंगे। तो चलिए ये डायग्राम बनाइए और ये आप तीनों लिखिए और ये डायग्राम बनाइए। अब इसका एक लास्ट टॉपिक आप लोगों को लिए मैं बता रहा हूं। इसको आपका लास्ट टॉपिक है एलपीजी। एलपीजी इसका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको हिंदी में कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस।
यह क्या होता है? तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस लिखेंगे, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। यह इथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, यह इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, जिसमें मुख्यतः आइसोप्रोपेन और नॉर्मल प्रोपेन होता है। लिख लिए? हाँ लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे, इसे उच्च दाब पर द्रव में परिवर्तित करके लोहे के सिलेंडर में भर दिया जाता है। देखिए ये गैस अवस्था में होता है, ये प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, ये सब क्या है? गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला गैस है, यौगिक है। इसे दाब अधिक दे करके इसे लोहे के सिलेंडरों में भर दिया जाता है। समझे? अब देखिए, इसे लोहे के सिलेंडर में भरने से पहले इथाइल मैरकैप्टन को मिला दिया जाता है, इथाइल मैरकैप्टन C2H5SH, इथाइल थायो एल्कोहल भी से कहते हैं। इथाइल मैरकैप्टन को मिला दिया जाता है ताकि इसकी पहचान आसानी से हो सके। इसमें मिला देते हैं ताकि इसकी पहचान आसानी से हो सके। अब देखेंगे, इसका ज्वलन ताप जो है बहुत ही कम होता है, कम ही टेम्परेचर में इसमें आग पकड़ लेता है। समझे? तो ये कम टेम्परेचर में आग अधिक पकड़ लेता है और बहुत तेजी से फैल सकता है। तो सिलेंडर यदि कहीं लीक हो तो आदमी को तुरंत पता चले, इसीलिए एक दुर्गंधित पदार्थ इथाइल मैरकैप्टन को एलपीजी में लोहे के सिलेंडर के में भरते समय मिला देते हैं ताकि उसकी पहचान आसानी से की जा सके। तो चलिए एलपीजी के अवयव समझ लीजिए, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन में मुख्यतः आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन, गलती लिखा गया, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन होता है, इसको सुधार लेंगे, होता है। इसे लोहे के सिलेंडर में भर दिया जाता है। अब इसका उपयोग लिखेंगे, एलपीजी के उपयोग, तो एलपीजी का उपयोग होता है खाना बनाने के लिए, रसोई घर में उपयोग किया जाता है, पहला। दूसरा, इससे गाड़ी भी चलाई जाती है, इसका उपयोग गाड़ी चलाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि इससे आग लगने का खतरा ज्यादा होता है। तीसरा, इसका उपयोग प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए भी किया जाता है। तो 3 उपयोग हो गया इसका। अब देखिए एक और गैस है जो सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, इसको कहा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो यह भी जो है, यह एक प्राकृतिक गैस है जिसमें मीथेन, इथेन और प्रोपेन होता है। यह भी एलपीजी की तरह उच्च दाब देकर इसे भी जो है लोहे के सिलेंडर में भर दिया जाता है। तो वह सिलेंडर के अंदर गैसीय द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन सिलेंडर से बाहर आने पर उसका दाब खत्म हो जाता है, तब यह गैस अवस्था में बदल जाता है। यही बात एलपीजी में भी होती है। इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से गाड़ी चलाने के लिए और खाना बनाने के लिए किया जाता है। एलपीजी पर जो है गाड़ी चलाना प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि इसका ज्वलन ताप इसके तुलना में अधिक होता है, इसमें आग जल्दी पकड़ता है, इसमें आग जल्दी नहीं पकड़ता है। इसीलिए कई शहरों में एलपीजी पूर्णतः गाड़ी चलाई जाती है क्योंकि इससे प्रदूषण भी कम होता है, इससे खाना भी तैयार किया जा सकता है। समझे? तो चलिए ये आपका एलपीजी सीएनजी हो गया। यह चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट था, लास्ट टॉपिक था।
तो आज मैं क्लास 10 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट मानो। आप लोग इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। यदि आप लोग मेरे वीडियो पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो चलिए आज इतना ही। अब मैं क्लास को खत्म करना चाहूंगा क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो चुका है। तो मेरा वीडियो फिर शाम में 7 बजे और सुबह 7 बजे अपलोड होता है। आप लोग देखें, इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।